हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम करेंगे टीआरएनए। जो टाइप्स ऑफ आरएनए हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो रहने वाला है टीआरएनए को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से बने हुए हैं तब भी आपका मोस्ट वेलकम। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि हमारे ये जो क्लासेस हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड ये आपको कैसी लगती है। अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आपके नियर बाई कोई एग्जाम्स होने वाला है और उससे रिलेटेड अगर कोई बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। सो चलते हैं आज इस टीआरएनए को लेकर। टीआरएनए की अगर हम बात करें, टीआरएनए इसका सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसे टीआरएनए क्यों बोलते हैं। टीआरएनए इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काम क्या करता है, ट्रांसफर करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। क्या ट्रांसफर करता है ये आप इसके नाम को पहले देख लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या ट्रांसफर करता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। अगर आप 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन लेंगे उसमें सॉल्युबलाइज हो जाएगा, इसलिए हम इसे सॉल्युबल आरएनए ही भी बोलते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है। इसके फीचर्स में ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है। सबसे स्मॉलेस्ट भी है। ये स्मॉलेस्ट इसलिए है क्योंकि जब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि इसके कितने न्यूक्लियोटाइड से ये बना हुआ है। ये इसलिए सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है क्योंकि अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो इसकी बॉडी में सिर्फ 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड तक ही इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड्स की चेन दिखेंगी। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चूंकि आरएनए है तो ये भी क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। वैसे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते हैं लेकिन ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक, अच्छा। उसके बाद इसे हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल को जब आप समझ लेंगे तब आपको ट्रांसफर भी समझ में आ जाएगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। इसी की वजह से इसमें टी वर्ड लाते हैं हम। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए क्योंकि ये 1 मोलर NaCl में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। इट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए क्योंकि ये सिर्फ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन से बना हुआ है। इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल जो नाम देने वाले साइंटिस्ट थे कि ये एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है वो थे क्रिक। क्रिक ने इसको वर्ड दिया था एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रांसफर आरएनए इसे हम क्यों बोलते हैं। एक्चुअली आपको इसको समझने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये था लॉन्ग डीएनए। ठीक है, ये था एक डीएनए। डीएनए को आपने बोला, सपोज ह्यूमन की केस की बात करें तो लगभग 2.2 मीटर का ये डीएनए है। ठीक, अब डीएनए की किसी पर्टिकुलर हिस्से से हमें प्रोटीन चाहिए तो ये सपोज वहाँ का वो जीन हुआ जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि इस जीन से इस नाम का प्रोटीन बन जाएगा और ये हमें अभी बॉडी में ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये डीएनए इस प्रोटीन को बना सकता है, आंसर इज नो। डीएनए प्रोटीन को नहीं बना सकता डायरेक्टली। तो डीएनए से पहले यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की बनने की ज़रूरत है। अब ये जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए, इसका नाम इसलिए मैसेंजर आरएनए था, अपने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके पीछे कि मैसेंजर आरएनए नाम ही है क्योंकि ये मैसेज लेकर आ रहा है। किसका मैसेज? इस हिस्से का मैसेज लेकर आ रहा है कि इससे ये प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये एमआरएनए है। अब एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन तो है कि ये प्रोटीन बनाने के लिए ये इंफॉर्मेशन लेकर आया है डीएनए से, लेकिन इस मैसेंजर आरएनए में अगर आप देखें तो जेनेटिक कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है ना। जैसे कि अगर हम एमआरएनए यहाँ बना दें, अगर मान लीजिए हमने एमआरएनए यहाँ बना दिया, जो एमआरएनए बनकर आया था डीएनए से, है ना, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर आया है प्रोटीन के लिए, किसी खास प्रोटीन के लिए।
अब मान लीजिए यहाँ पर AUG है, AUG, यहाँ पर UUU है, UUU। अब AUG एक जेनेटिक कोड है, UUU जेनेटिक कोड्स है ना, जेनेटिक कोड पर भी हमारा वीडियो आएगा। अब जेनेटिक कोड ये AUG है तो AUG के अकॉर्डिंग मिथ्योनिन बन जाना चाहिए। AUG कोड्स फॉर, अब ये AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन, ठीक है। अच्छा, UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। अब बात यह है कि ये तो जेनेटिक कोड के फॉर्म में है, इनसे रिलेटेड ये एमाइनो एसिड कैसे बनेगा, यही tRNA बीच में आएगा। और ये tRNA क्या करता है कि जब ये tRNA आएगा तब आप देखेंगे कि जैसे एडेप्टर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, अपने इस एंड पर वो किसी दूसरे नेचर का, सपोज कीजिए यहीं पर अगर हम tRNA की बात करें तो वैसे tRNA के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन मान लीजिए ये tRNA है ना, तो इसके एक एंड पर अगर आप कहें कि यहाँ पर इसके एमाइनो एसिड लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर ये जेनेटिक कोड को ये क्या कर रहा है, AUG से बाइंड कर रहा है और मिथ्योनिन यहाँ ला रहा है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर तो जेनेटिक कोड है, लेकिन इस साइड पर तो इसके एमाइनो एसिड्स हैं। अब जेनेटिक कोड एक अलग नेचर का, एमाइनो एसिड्स अलग नेचर के, दोनों को कनेक्ट करके कौन रखा है, tRNA। और यही कारण है कि tRNA को हम एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके पूरे नाम के पीछे की इसकी कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं tRNA के स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब इन जो पॉइंट्स आपके पास है, ट्रांसफर, सॉल्युबल, ट्रांसफर तो आपको tRNA याद हो जाता है, बट सॉल्युबल, सॉल्युबल क्यों, क्योंकि 1 मोलर NaCl में सॉल्युबल है, स्मॉलेस्ट है, क्यों, क्योंकि इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड चेन, सिंगल स्टैंडर्ड है। एडेप्टर मॉलिक्यूल भी क्यों बोलते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल किसने बोला था, क्रिक ने बोला था, ये इसकी वजह है। ये पॉइंट्स एक जनरल इन्फॉर्मेशन है tRNA के बारे में, ये आपको जानना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में हमारा आता है कि tRNA के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, कि यानी कि आखिर tRNA का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो अगर हम tRNA के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा इसका, ये सपोज, अब ये जो स्ट्रक्चर है 5-3-, ठीक है, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक। प्राइमरी स्ट्रक्चर कहें या 1 डिग्री स्ट्रक्चर कहें, बात सेम है। सेकेंड चीज, अब यही सिंगल स्ट्रैंडेड जो tRNA का स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ वहाँ ये ऐसे लूप जैसा बनाता जाएगा, लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता जाएगा, ठीक है। अब लूप जैसा जब ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो जैसे आप ये देख सकते हैं, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, यानी ये रहा इसके ये लूप, साथ के साथ आप भी बनाएं तो एग्जाम्स में आपके हेल्प होगी। नाउ अब अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ इसने कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें देखी, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आई, वहाँ तो इसकी पेयरिंग हो गई, तो ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड है, बट डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही होता है, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके इस शेप को हम कहते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहें या 2 डिग्री स्ट्रक्चर कहें, बात सेम है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही आप कहते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोवर लीफ एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो जो थर्ड डैश है ना, जो थर्ड प्राइम है, यहाँ पर आपको मिलेगा OH, और ये है आपका 5-। तो ये जो थर्ड डैश है ये एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ये थर्ड डैश क्या है, एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। कहने का मतलब ये है कि एमाइनो एसिड इसी के साथ आकर बाइंड करेगा, ठीक है, इसीलिए आप इस आर्म को कहते हैं एमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। इस आर्म को आप क्या कहेंगे, एमाइनो, इस आर्म को आप कहेंगे एमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको आप कहते हैं T-Cy-C
आर, इसको आप कहते हैं एंटीकोडोन, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन क्यों कहते हैं अभी डिस्कस करेंगे। एंटीकोडोन आर्म, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं एंटीकोडोन आर्म। ना अब हम बात करेंगे कि इस आर्म को क्या कहेंगे। तो इसे हम कहते हैं डी लूप, डी लूप, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर इस एंटीकोडोन आर्म को आपको समझना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा आर्म है ना, ये एक्स्ट्रा आर्म है, एक्स्ट्रा आर्म। अब ये एंटीकोडोन आर्म इसे क्यों कहते हैं, इसको जरा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसे एंटीकोडोन आर्म क्यों कहते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक mRNA है, ठीक है। ये क्या है, एक mRNA है। mRNA कितनी मेहनत से बना था, DNA से बना था, है ना। ये मैसेज लेकर आया हुआ था, है ना, कि इस टाइप की प्रोटीन बनानी है, उसके लिए कोड इसी के ऊपर है, जेनेटिक कोड्स। अब मान लीजिए यहाँ पर इसके पास है, मैसेंजर आरएनए के पास है AUG, ठीक है। अच्छा, AUG क्योंकि बहुत कॉमन होता है इसलिए लिया है, बच्चों को याद रहता है, स्टार्टिंग कोडोन है ये। तो अगर ये AUG है, ठीक, तो इसके लिए कौन सी अमाइनो एसिड चाहिए, आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएंगी चीज़ें। नाउ सी, सपोज ये आपके पास एक tRNA है, ठीक, ये एक tRNA है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये tRNA है, यहाँ पर हमने बोला ये एंटीकोडोन, एंटीकोडोन आर्म है। इसका मतलब क्या है, हमने ये समझा। और ये वो साइट है जहाँ की अमाइनो एसिड बाइंड करेगा। अब मान लीजिए कि इसके इस एंटीकोडोन आर्म में क्या है, UAC। और mRNA में क्या था, mRNA कैसा था, mRNA था जो आपका mRNA बनकर आया था, वो था सपोज AUG, यहाँ पर कोड है उसके, ठीक है। अब अगर हम इस tRNA की बात करें कि इस tRNA के इस ये जो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, थर्ड आर्म होता है, वहाँ पर कौन सी अमाइनो एसिड आएगी, तो यहाँ पर वो अमाइनो एसिड आएगी जो इस mRNA के यहाँ पर है, यानी कि इसके लिए क्या आना चाहिए, मिथ्योनिन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिथ्योनिन। अब आप कहेंगे कि tRNA के एंटीकोडोन आर्म में तो UAC है, तो UAC के क्यों अकॉर्डिंग नहीं है, वो AUG के अकॉर्डिंग क्यों है। UAC इसीलिए एंटीकोडोन आर्म है, ये सिर्फ ये बताता है कि क्या ये सही जगह है इसके साथ बाइंड करके अपने मिथ्योनिन को रिलीज करने के लिए। तो ये UAC अगर यहाँ देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री है, A के U का कॉम्प्लीमेंट्री A, C का कॉम्प्लीमेंट्री G। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये tRNA को समझ में आ जाएगा कि मेरा जो एंटीकोडोन आर्म है वो इस mRNA की इस जेनेटिक कोड के साथ मैच कर सकता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मुझे अपने इस अमाइनो एसिड मिथ्योनिन को यहाँ रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये सही प्लेस है, दिस इज द राइट प्लेस टू रिलीज माई मिथ्योनिन। अब ये सिर्फ उसी के लिए है, इसको समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके और हमारे बीच में एक डील हुई है ना, और उस डील के तहत मुझे आपको बहुत 1 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि कैश में हम देंगे, ये डील कैश में करेंगे, लेकिन मैं पर्सनली नहीं आऊँगी आपको देने, आप किसी पर्सन को भेजना और मेरा भी एक आदमी जाएगा, वो आपको पैसे दे देगा, आपके उस आदमी को। तो बात हुई कि ठीक है, लेकिन हमने ये सोचा कि वो हम एक दूसरे को जानते हैं, वो दोनों आदमी तो एक दूसरे को नहीं जानते, वो कैसे वो डील देंगे, कैसे वो कैश इतना लमसम अमाउंट दे देगा किसी अनजान इंसान को, उसे कैसे समझ में आएगा कि यही पर्सन है जिसे हमें देना है। तो हमने क्या किया, एक पेपर का पीस लिया और इस पेपर के टुकड़े पर हमने क्या किया, अपने अपने हैंड राइटिंग में अपने हस्ताक्षर कर दिए, है ना, सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद इस पेपर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा आपने रखा, एक टुकड़ा हमने रखा, ठीक है। और आपने और हमने ये तय किया कि जिस आदमी को आप भेजेंगे उसके पास ये A पीस दे देंगे। हमने बोला कि जो भी इंसान को हम देंगे उसे हम ये B पीस दे देंगे, यानी ये टुकड़ा दे देंगे। जब वो आपस में मिलेंगे, है ना, ये XY पर्सन जब ये आपस में मिलेंगे तब ये पीस को मिलाएंगे कि ये पीस आपस में मैच कर सकता है कि नहीं, ये पेपर का टुकड़ा।
अगर ये मैच कर देगा तो दोनों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यही वो पर्सन है जिससे डील करनी है। ठीक, यहाँ पर भी ये एंटीकोडोन का जो आर्म है वो सिर्फ इतना बताता है कि ये एंटीकोडोन आर्म इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अपने मिथ्योनिन को यहाँ रिलीज कर देना चाहिए। आपको आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक चीज़ और, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने तरह के आप कहेंगे टीआरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ टीआरएनए, क्या टीआरएनए के भी टाइप्स होते हैं? हमने एमआरएनए में तो टाइप्स नहीं पढ़ा, हमने आरआरएनए में टाइप्स नहीं पढ़े, है ना। इसमें क्या टाइप्स है, हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, बट एज पर यहाँ पर अगर आप देखें तो टीआरएनए के जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं एमाइनो एसिड के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ टीआरएनए, अब आप कहेंगे कि एमाइनो एसिड तो हमें पता है कि एमाइनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं, है ना। तो 20 टाइप्स के एमाइनो एसिड होते हैं, तो टीआरएनए भी 20 टाइप्स का होगा। ठीक, हर एमाइनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए होता है। ठीक है, तो 20 टाइप्स का एमाइनो एसिड होगा तो 20 टाइप्स के टीआरएनए भी होते हैं। तो अब आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टीआरएनए के टाइप्स कितने होते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये था इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये हमने डिस्कस किया, ये था इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ लाइक है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो क्या ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा? आंसर इज नो, प्रोटीन सिंथेसिस इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं होती, बल्कि कैसी स्ट्रक्चर में होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो टर्शरी, ये इफेक्ट जो है वो हर पेज पे दिख रहा है, तो इससे आप डाइवर्ट नहीं होंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर, ये था इस आरएनए का, टीआरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि था लीनियर। ये है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इससे रिलेटेड आपके पास अब सारी इंफॉर्मेशन है। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या आप कहें 2 डिग्री स्ट्रक्चर। अब इसका ये है 3rd डिग्री स्ट्रक्चर, यानी कि अगर इस तरह से कर लें तो ये हो जाता है इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे एनसीईआरटी ने बखूबी बनाया है और बताया है कि इसी शेप में, इसी स्ट्रक्चर में ये जो टीआरएनए है इसको आप कहते हैं 3 डिग्री स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर, और इसका नाम है इन्वर्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड एल शेप्ड, इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये वही स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो आपका टीआरएनए है वो फंक्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा कि टीआरएनए का कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनल है तो आप कहेंगे 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जिसमें इसकी शेप इन्वर्टेड एल शेप्ड होती है, यानी यही स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाता है। यही इसलिए ये फंक्शन है क्योंकि यही स्ट्रक्चर किस में हेल्प करेगा? प्रोटीन के फॉर्मेशन में, है ना, प्रोटीन को बनाने में यही हेल्प करेगा, ट्रांसलेशन में। ठीक, इसका आप कहेंगे कि कौन सा एंटीकोडोन आर्म एंड कौन सा एमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, तो ये है इसका एमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म, और ये है इसका एंटीकोडोन आर्म, एंटीकोडोन आर्म। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। सो फॉर डिफरेंट एमाइनो एसिड टीआरएनए इज ऑल्सो डिफरेंट, पहली चीज़। उसके बाद एंटीकोडोन आर्म मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाती है, यहाँ पर जब एल शिफ्ट होता है ना, तो जो आपका एंटीकोडोन आर्म है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाता है, और इसी स्टेज में ये फंक्शनल है। ठीक, तो आई थिंक आपको बहुत समझ में आ गया होगा ये टीआरएनए से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत लगे तो आप बेशक पूछिएगा। ठीक है, नाउ अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं आरएनए के बीच में। ये बार बार आ रही है स्लाइड पे, तो आप इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं जितने भी आरएनएस हमने पढ़े हैं उसके बीच में। कंपैरिजन ऑफ आरएनए, पूरे आरएनए को हम एक कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें अमाउंट के बेसिस पर, अमाउंट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो अमाउंट के बेसिस पर सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है आरआरएनए का। आरआरएनए का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा टीआरएनए का, टीआरएनए का, उसके बाद होता है एमआरएनए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एमआरएनए।
अगर आप कहेंगे कि परसेंटेज, तो परसेंटेज होती है rRNA की अबाउट 80%, tRNA की 10 से 15% और इसकी 3 to 5%। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आती है इसके नंबर को लेकर, ठीक है, और साइज को लेकर। तो साइज आपका क्लियर है, tRNA सबसे स्मॉलेस्ट था, है ना। नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर आपकी अगर पूरी डिटेल में अगर आप बात करेंगे तो tRNA लगभग 33 टाइप का। नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर की बात करेंगे तो mRNA है इकलौता एक जैसा, वो तो डिपेंड करेगा कि किस डीएनए के किस फ्रैगमेंट का प्रोटीन बनाना है, तो mRNA कैसा होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो tRNA का, ठीक है, और उसके बाद हो जाएंगे rRNA। तो सबसे ज़्यादा नंबर होगा mRNA का, देन tRNA का, देन rRNA का। अगर हम इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखें तो tRNA जो हमारे पास मिलेंगे वो लगभग 33 टाइप के मिल जाते हैं। आप कहेंगे कि अभी तो आपने 20 टाइप्स बताए थे। 20 टाइप्स इसलिए बताए थे क्योंकि आपके अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उन अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA आएगा, एक tRNA नहीं आएगा। जितने भी अमाइनो एसिड होंगे उनके लिए अलग अलग tRNA आएगा। अब आप कहेंगे फिर आप ये 33 क्यों बता रहे हैं? अगर आप टाइप्स पूछेंगे तो हम कौन सा आंसर देंगे? अगर आपके लिए आता है कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के लिए कितने टाइप्स ऑफ tRNA आएंगे, तो आप कहेंगे 20। लेकिन अगर इन जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल tRNA कितने तरह के होते हैं टोटल, ठीक है, अमाइनो एसिड का नंबर उसमें नहीं दिया है, नहीं मेंशन किया है, तब आप कहेंगे 33 टाइप्स। तो आप कहेंगे कि इसके जस्टिफिकेशन दो कि 33 टाइप्स ऑफ tRNA कैसे आएंगे। अभी आपको बताया जा रहा है कि 33 टाइप्स tRNA कैसे आएंगे। देखिए, अगर आप देखें जेनेटिक कोड अभी हमने डिस्कस तो नहीं किया है, लेकिन आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप जेनेटिक कोड देखें तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है ये अमाइनो एसिड का वो सीक्वेंस ना हो, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यू फिनाइल एलानिन को बना रहा है और यू भी फिनाइल एलानिन को बना रहा है, ठीक। एमाइनो एसिड तो सेम है फिनाइल एलानिन, लेकिन इसके लिए tRNA और tRNA अलग रहेगा। क्यों? अगर हम फिनाइल एलानिन के लिए अगर हम tRNA देखें तो इसके एंटी कोडोन आर्म पर, क्योंकि ये एक ऐसे mRNA से बाइंड करने वाला है जिसका यू है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये एक ऐसे अमाइनो एसिड से बाइंड करने वाला है जिसका यू है। तो इसके पास जो tRNAs आएंगे, ये एंटी कोडोन ले रहे हैं यहाँ पर, इसके पास जो tRNA आएंगे इसके पास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना। और इस tRNA के एंटी कोडोन के पास ए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें एंटी कोडोन आर्म में ए है ना। यहाँ पर अगर हम एंटी कोडोन आर्म में देखें तो ए है, ठीक। तो कहने का मतलब कि ये tRNA और इस tRNA को तो हम अलग मानेंगे क्योंकि अमाइनो एसिड तो सेम ला रहे हैं, बट tRNA के एंटी कोडोन आर्म पे तो डिफरेंट जेनेटिक कोड है ना। चूंकि आपके पास टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं, 64 में, ठीक, 3 करके ही जो है आपके वो अमाइनो एसिड बनाते हैं ट्रिपलेट कोडोन्स। और इनमें से जो 3 ऐसे हैं, ठीक है, 3 जेनेटिक कोड ऐसे हैं जो कि नॉनसेंस कोडोन्स हैं। ये हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसका मतलब टोटल आपके एक्टिव कितने रहे, ठीक। तो उसके आधार पर आपको देखना पड़ेगा। जेनेटिक कोड जब डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक कोड का नेचर क्या है, तब आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जेनेटिक कोड से रिलेटेड। अभी बातें हो रही है tRNA की। तो tRNA का अगर आपसे ये पूछा जाए कि tRNA के टाइप्स कितने हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए tRNA कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 20। लेकिन इन जनरल पूछा जाए कि tRNA कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलेंगे 33 टाइप। RNA की अगर हम बात करें तो RNA जो है ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में इनका नंबर बड़ा अलग हो। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलेंगे 3 टाइप्स के, और अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में ये मिलेंगे 4 टाइप्स के। जब हमने राइबोसोम्स डिस्कस किया था, राइबोसोमल RNA, तब इसको डिस्कस किया था, ठीक। तो ये रहा इसकी पूरी की पूरी कंपेरिजन। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी जो आपकी टाइप्स ऑफ RNA है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन का यूज़ करके पूछ सकते हैं।
टीआरएनए की पूरी जो डिस्कशन है वो यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि इसके इंफॉर्मेशन आपको स्कैटर्ड मिलेंगे, यहाँ पर कुछ मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसकी जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी टीआरएनए के बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन सा आम कहाँ आकर बाइंड करेगा टीआरएनए का। तो अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में और वहाँ डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में कि जेनेटिक कोड क्या होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।